इस यूपीआई से आप 10 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक का पेमेंट कुछ सेकंड में कर देते थे। न कार्ड निकालने की जरूरत होती थी और न कैश रखने का झंझट। बस क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया। क्या अब इस यूपीआई की सुविधा वाली आदत का खामियाजा पैसा देकर चुकाना पड़ेगा? सरकार ने संसद में एक ऐसा बिल पेश किया है जिसने यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड से होने वाले कुछ पेमेंट पर शुल्क लगाने का रास्ता खोल दिया है। हालांकि अभी जरूर यूपीआई पेमेंट्स पर कोई चार्ज लगाने नहीं जा रहा है तुरंत, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर बहस शुरू हो गई है। और तो और मामला सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि विवाद में अमेरिका का एंगल भी जुड़ गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दबाव में आकर आपके उस यूपीआई पर शुल्क लगाने जा रही है जिसका इस्तेमाल अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो आखिर सरकार ने कानून में क्या बदला? यूपीआई पर शुल्क लगाने की जरूरत क्यों पड़ी और अमेरिका इस पूरी कहानी में कहां से आ गया, सब समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है अश्विनी पांडे और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत 24। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सरकार किया क्या है। सरकार संसद में लेकर आई है टैक्सेशन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव किया गया है। सवाल ये है कि इस कानून का यूपीआई से क्या लेना देना? तो समझिए, यूपीआई सिर्फ आपके मोबाइल और क्यूआर कोड का नाम नहीं है प्रभु। इसके पीछे बैंक, पेमेंट प्रोसेसर, सर्वर नेटवर्क और पूरा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कानून और नियम भी है। अभी तक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट और इनका इनकम टैक्स एक्ट की कुछ धाराओं की वजह से यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की व्यवस्था नहीं थी। सरकार अब इसमें बदलाव करने जा रही है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा 10(10)(a) बदलाव के बाद सरकार ये तय कर सकेगी कि किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर शुल्क लगाया जा सकता है। सरकार ने हालांकि ये नहीं कहा है कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर चलेगा। अभी हुआ ये है कि शुल्क लगाने का कानूनी रास्ता खोला गया है। किस पेमेंट पर शुल्क लगेगा, कितना लगेगा, किससे पेमेंट लिया जाएगा और किन मर्चेंट पर लागू होगा, ये आगे तय किया जाना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि संभावित व्यवस्था में बड़े मर्चेंट्स और 2000 से ज्यादा के कुछ यूपीआई पेमेंट्स को इसके दायरे में लाया जा सकता है। यानी अभी 50 रुपए की चाय नाश्ते की यूपीआई पेमेंट करते ही आपके खाते से अलग से कोई चार्ज कटना शुरू नहीं। लेकिन कानून में बदलाव के बाद सरकार के पास आगे ऐसा करने का रास्ता मौजूद है। अब समझते हैं कि एमडीआर क्या होता है। जब आप किसी दुकान पर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए बैंक, पेमेंट प्रोसेसर और पेमेंट नेटवर्क को शुल्क मिलता है। इस तरह के शुल्क को मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहा जाता है। अभी यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड के पेमेंट पर शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन यूपीआई को चलाना बिल्कुल मुफ्त नहीं है। आपसे पैसा जरूर नहीं लिया जाता, लेकिन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, पेमेंट प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे सिस्टम को चलाने में खर्चा होता है। फिलहाल इस लागत का बोझ अलग अलग हिस्सों में बैंक, पेमेंट कंपनियों और सरकार उठा रहे हैं। सरकार ने 2021 में छोटे मर्चेंट के यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की थी। इसके तहत पेमेंट सिस्टम से जुड़े खिलाड़ियों को भुगतान किया गया ताकि छोटे मूल्य के यूपीआई ट्रांजैक्शन के लागत का कुछ हिस्सा पूरा किया जा सके। यानी यूपीआई आपके लिए फ्री, लेकिन उसके पीछे सिस्टम फ्री नहीं है भैया। और यहीं से असली बहस शुरू होती है। यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि बड़े पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक चलाने की लागत आखिर कौन उठाएगा? इसी बहस के बीच यूपीआई पर एमडीआर लगाने की संभावना की बात सामने आ रही है। लेकिन अगर एमडीआर लगाया गया तो एक अहम सवाल होगा, इसका बोझ आखिर उठाएगा कौन? अगर शुल्क दुकानदार से लिया जाता है तो क्या दुकानदार इसे अपनी जेब से भरेगा या फिर वो किसी न किसी तरीके से अपने सामान या सेवा की कीमत से जोड़ देगा? यानी सरकार ग्राहक से सीधे यूपीआई चार्ज न ले, फिर भी उसका अप्रत्यक्ष असर ग्राहक तक पहुंचे। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि अगर भविष्य में यूपीआई पर एमडीआर लागू किया भी जाता है तो यह शुल्क ग्राहक से लिया नहीं जाएगा।
इसे मर्चेंट यानी दुकानदार से लिया जाएगा। सरकार का तर्क ये है, इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल बैंक और फिनटेक कंपनियां यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में निवेश करने के लिए कर सकेंगे। यानी ग्राहक से सीधे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस निवेश का फायदा लंबे समय में यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा। लेकिन सवाल फिर ये भी बना रहता है कि अगर दुकानदार पर लागत आएगी तो क्या वो हमेशा इसे खुद ही उठाएगा? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसी आशंका को जताया और बोला है कि उनका कहना है कि शुल्क सीधे ग्राहक से नहीं लिया गया, तब भी इसका बोझ आखिरकार आम आदमी पर पड़ सकता है। अब तक कहानी भारत की घरेलू पेमेंट व्यवस्था की, लेकिन इसके साथ अमेरिका का एंगल क्यों जुड़ रहा है? तो इसके लिए आपको यूपीआई और वीजा मास्टर कार्ड के बीच का फर्क समझना है। एक समय भारत में कार्ड से पेमेंट करने के लिए वीजा और मास्टर कार्ड जैसे नेटवर्क की बड़ी भूमिका थी, लेकिन यूपीआई ने पेमेंट्स का तरीका बिल्कुल बदल दिया। अब कार्ड जरूरी नहीं है, कैश भी जरूरी नहीं है, फोन उठाइए, क्यूआर स्कैन करिए और पेमेंट टक्स कर दिए। पेमेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात, यूपीआई पर अब तक एमडीआर लागू नहीं था, यानी लोगों को एक ऐसा पेमेंट सिस्टम मिला जो आसान भी था और आम तौर पर अतिरिक्त शुल्क से मुक्त भी। यही वजह है कि यूपीआई तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन इसका दूसरा असर ये हुआ कि कार्ड आधारित पेमेंट नेटवर्क के लिए भारत का बाजार बदलने लगा। अमेरिका लंबे समय से ये सवाल उठाता रहा है कि भारत की डिजिटल पेमेंट नीतियां घरेलू कंपनियों को फायदा पहुंचाती हैं और विदेशी पेमेंट के जो कंपनियां हैं उनके लिए बराबरी का मुकाबला मुश्किल बना। मार्च 2026 में यूएसटीआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी भारत की डिजिटल पेमेंट नीतियों को लेकर आपत्ति जताई और इन्हीं विदेशी कंपनियों के लिए ट्रेड बैरियर के संदर्भ में देखा। यानी अमेरिका की चिंता ये है कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम घरेलू कंपनियों को ऐसे फायदा दे रहा है जिससे अमेरिका कंपनियों के लिए मुकाबला मुश्किल हो रहा है। यही से यूपीआई और भारत अमेरिका ट्रेड बातचीत का कनेक्शन सामने आता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। आप जानते हैं कि ऐसे में डिजिटल पेमेंट भी उसी मुद्दों में शामिल, जिस पर देश के हित अलग अलग हो सकते हैं। अब अमेरिका और यूपीआई की कहानी को एक और उदाहरण समझिए। ब्राजील में भी एक घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसका नाम है पिक्स। पिक्स को ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने बनाया और वहाँ भी ये तेज और कम लागत वाली डिजिटल पेमेंट का बड़ा माध्यम बन चुका है। अमेरिका की तरफ से ब्राजील के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यानी दुनिया में ये पहली बार नहीं है जब किसी देश के घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम और अमेरिका पेमेंट कंपनियों के हित के बीच टकराव की बात सामने आई। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार ने यूपीआई पर शुल्क लगाने का रास्ता अमेरिका के दबाव में खोला है? इसका सीधा जवाब अभी मौजूद नहीं है। सरकार का अपना तर्क है। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की लागत भी बढ़ रही है और पेमेंट सिस्टम में निवेश, सुरक्षा और तकनीकी क्षमताएं बनाए रखने के लिए एक टिकाऊ आर्थिक मॉडल चाहिए। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारत ने दुनिया के सामने अपना सफल डिजिटल पेमेंट मॉडल खड़ा किया है तो क्या उसकी लागत निकालने के लिए उसी सिस्टम पर शुल्क लगाया जाना जरूरी है? और क्या इस फैसले पर अमेरिका की व्यापारिक चिंताओं का भी असर है? अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा। अगर 2000 रुपए से ज्यादा वाले यूपीआई पेमेंट को संभावित शुल्क के दायरे में लाया जाता है तो उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ऐसे पेमेंट्स कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या का करीब 4% है। यानी संख्या के हिसाब से देखें तो यूपीआई के करीब 96% ट्रांजैक्शन इस संभावित शुल्क के दायरे से बाहर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि 4% ट्रांजैक्शन का मतलब 4% पैसा नहीं है। 2000 रुपए से ऊपर वाले पेमेंट की संख्या में कम हो सकती है, लेकिन ट्रांजैक्शन की रकम बड़ी होती है। इसलिए सिर्फ ट्रांजैक्शन की गिनती देखकर ये मान लेना कि इसका असर बहुत छोटा होगा सही तस्वीर नहीं देता। यही वजह है कि असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने यूपीआई पेमेंट्स पर एमडीआर लागू किया जाएगा। असली सवाल ये है कि अगर शुल्क लगाया गया तो उसका बोझ कौन उठाएगा? दुकानदार, बैंक पेमेंट कंपनी, सरकार या आखिरकार ग्राहक यानी आप और हम? क्योंकि यूपीआई अब सिर्फ पैसे भेजने की सुविधा पर नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। चाय से लेकर किराने तक, सब्जी से लेकर अस्पताल तक, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बड़े बड़े पेमेंट्स तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए अगर यूपीआई की कुछ पेमेंट्स पर शुल्क आता है तो सरकार को साफ साफ बताना होगा
शुल्क कितना होगा, किस पर लगेगा, किससे वसूला जाएगा और क्या उसका असर ग्राहक की जेब पर पड़ेगा। अब अमेरिका वाले सवाल पर भी यही बात लागू होगी। ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर यूपीआई पर शुल्क लगाने का फैसला या उसका रास्ता खोला है, लेकिन ये भी तथ्य है कि अमेरिका भारत की डिजिटल पेमेंट नीतियों पर सवाल उठा चुका और भारत अमेरिका ट्रेड बातचीत के बीच सरकार ने यूपीआई और रुपए से जुड़े कानून में बदलाव का रास्ता खोला है, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। खैर अभी इसका अंतिम जवाब सरकार के पास, सरकार के अगले कदम से ही मिलेगा। ये कानून बदल चुका है लेकिन शुल्क की दर अभी तय नहीं हुई। अब देखना होगा कि सरकार किन पेमेंट्स पर एमडीआर लागू करती है, कितनी दर रखती है, किन मर्चेंट को इसके दायरे में लाती है और सबसे जरूरी बात यह कि इसका बोझ आखिर किस पर पड़ता है, क्योंकि सवाल सिर्फ यूपीआई के फ्री रहने या चार्ज लगाने का नहीं है। सवाल उस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का है जिसे भारत ने अपने दम पर खड़ा किया है और जिसे करोड़ों लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर इसमें बदलाव होता है तो सरकार को सिर्फ ये बताना नहीं होगा कि पैसा कौन देगा, ये भी बताना होगा कि पैसा क्यों लिया जा रहा है और क्या इस फैसले में भारत की अपनी जरूरत बढ़ी या भारत अमेरिका की ट्रेड बातचीत और अमेरिका कंपनियों के हितों का भी कोई हिस्सा इसमें शामिल है। फिलहाल इतना साफ है कि यूपीआई पर कल से पेमेंट के लिए चार्ज लागू होने नहीं जा रहे हैं, यह भी नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कानूनी रास्ता जरूर खोल दिया है जिससे आगे कुछ यूपीआई और रुपए पेमेंट्स पर शुल्क लगाएगा। और अब असली नजर इसी पर रहेगी, उस रास्ते पर सरकार आगे कितना कदम आगे बढ़ाती है, कब बढ़ाती है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आपको ये जो पूरा हमने एक्सप्लेन बताया, समझाया यूपीआई का मसला कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।